जय साथियों। देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री में यानी आधुनिक इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में एक टॉपिक आपका रह गया था। ये टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो हम लोग इसमें आपका शुरू से अंत तक जितने भी इम्पोर्टेंट आपका इसमें संवैधानिक सुधार है उसको हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। और आपका भारत शासन अधिनियम 1935 तक को हम देखेंगे, ठीक है। तो जी जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ये सभी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी आपका है ना, जितने भी आपका एक्ट है, अधिनियम है, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो आपका है नोट्स, ये मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है। मेरा अपना हैंड राइटिंग नोट्स से इसको हम टाइपिंग करवाए हैं और सेम टू सेम मैं जो नोट्स बनाया हूँ वही है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ फालतू देखने को नहीं मिलेगा, टू दी पॉइंट आपको सारा चीज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला आपका है, मेरा पहला टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए एक एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हुआ क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था। पहली बात कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया। पहली बात है कि बंगाल के गवर्नर का पद जो है ये अब कहाँ जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। इसमें क्या इसमें ऐड किया है तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले बंगाल के गवर्नर कहते थे, अब गवर्नर जनरल कहेंगे। और इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वैरेन हेस्टिंग्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसी के तहत अगली बात कि कंपनी कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। कंपनी का जो अपना निजी व्यापार थे उससे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किसके तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर लगा दिया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1774 में बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। इसी के तहत, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है आपका 1774 में बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना होते हैं। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते कौन, एलिजा एम्पे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसी के तहत आपका यानी कोलकाता कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं, एलिजा एम्पे बनते हैं, ठीक है। एलिजा एम्पे, इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यह भी थी, इसके द्वारा बॉम्बे मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। इसके तहत जो है ना आपका बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। ये आपका सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आगे जब हम इसका सेकेंड क्लास देखेंगे, एमसीक्यू प्रश्न अलग से देखेंगे, ठीक है। आज हम ये क्लास कर लेते हैं, उसके बाद एक क्लास आपका और कराएंगे जो आपका इसी चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते सीधे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784, ठीक है। डेट ही पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, तो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल यानी बीओसी, बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया था। तो याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और इसके तहत बॉम्बे मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। पूर्ण रूपेण पूछे तो आपका होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अगला आपका है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी भारतीय नरेश के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। यानी इसमें एक प्रावधान ये भी था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कि
यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना जो है गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा से यानी नरेश यानी राजा से युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसी को हम शामिल किए हैं, फालतू को कुछ भी नहीं लिख देंगे आपको। ठीक है, तो वही चीज आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगला आपका है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ, इसके तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद यानी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने या उन्हें दरकिनार करने का विशेष अधिकार मिल गया, यानी वीटो पावर मिल गया। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला है। ठीक है, गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला है, ध्यान रखना। ये आपका है 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। देखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दिया, परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति जो है गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया। और नियंत्रक बोर्ड यानी बीओसी, ठीक है, बीओसी के वेतन भत्ते अब भारतीय राजकोष से देने लगा। ठीक है, और कब तक देने लगा, तो 1919 तक। ठीक है, ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, आपका अगला है, आपका नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट 1813। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसीलिए गौर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 क्या कहते हैं, तो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और राज्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया। अगला पॉइंट है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं से प्रश्न आपका बहुत बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि किस एक्ट के तहत जो है कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ये एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये होगा आपका 1813 के एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना की छूट इसी में दे दिया गया। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का छूट भी दे दिया। और पहली बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कि पहली बार इसी के तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश में देखा जाए पहली बार किसी अधिनियम में कहा गया था कि शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रावधान था इसमें। ठीक है, 1 लाख शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और अगला पॉइंट कि भारतीय बाजार सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, भारतीय व्यापार जो है सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, जितने भी हम इसमें पॉइंट देखें, ये सभी पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी पॉइंट है उतने प्रश्न है, जितने इसमें पॉइंट है उतने आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला आपका है, अगला है चार्टर एक्ट 1833। ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है। ये था आपका चार्टर एक्ट 1833, सॉरी 1813, चार्टर एक्ट 1813। इसमें कहा गया था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन चीन के साथ व्यापार में नहीं और चाय के व्यापार में नहीं। ठीक है, उस पर एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन इसका अगला एक्ट आपका आता है, यानी चार्टर एक्ट 1833, उसमें कहता है कि कंपनी के भारतीय व्यापारों पर अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोई विशेषाधिकार नहीं बचा किसमें, 1833 एक्ट में। ठीक है, तो पूर्णतः समाप्त किसमें किया, 1833 में। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं।
ठीक है। और क्या है कि समाप्त कर दिया, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। ठीक है। अगला है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1835 के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी के तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रखना कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा इस एक्ट के तहत, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, बंगाल मुंबई मद्रास के प्रशासनिक कार्य गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। ठीक है। अगला कि भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला पॉइंट है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी इसी एक्ट के तहत। धारा 87 के तहत 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा की समाप्ति की इसी एक्ट के तहत। अगला आपका है कि भारतीयों को केवल धर्म, रंग, वंश के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति हेतु भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये तो नाम के लिए है कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी करते थे। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना, ये आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जितने भी यहाँ पर पॉइंट है उतने ही क्वेश्चन है, जितने पॉइंट है उतने क्वेश्चन है, एक भी पॉइंट आपको फालतू नहीं मिलेगा। ये जो नोट्स है ना, ये मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, उसको हम कन्वर्ट कराए हैं टेक्स्ट में। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अगला आपका है, अगला है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यदि संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ये बात किसमें कहा गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 में कहा गया था। चार्टर एक्ट 1853 में कहा गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। चार्टर एक्ट 1853 में कहा गया था आपका कि यदि संसद चाहे तो कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा और सिविल सेवकों के लिए परीक्षा की व्यवस्था किया गया किस एक्ट के तहत? ध्यान रखना चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। अगला है हमारा अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1858। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और एक चीज और, ये तो आपको पीटी एग्जाम में काम करेगा ही करेगा, और साथ में यदि आप बीपीएससी का मेंस देंगे ना, बीपीएससी का मेंस देंगे तो आपका पेपर 1 में हिस्ट्री में ना एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक आपका फिक्स है, कोई ना कोई अधिनियम आपसे पूछे जाते हैं। आप देख लो जाकर के, एक एक्ट तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो एक पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको टू दी पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो टू दी पॉइंट लिखने के लिए ये नोट्स आपका काफी है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो। तो आपका है भारत शासन अधिनियम 1858। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट आपका इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले 1857 की क्रांति होते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति होते हैं, उसके बाद अंग्रेज जो है बहुत सारे सुधार करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या हुआ था? इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यही सबसे बड़ी पॉइंट है, यही आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1858 अधिनियम के तहत जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन सीधे क्राउन के हाथों में आ गए। ठीक है, जो इंग्लैंड के राजा या रानी थे उसके हाथों में आ गया। ठीक है, ये होता आपका किसमें? 1858 एक्ट के तहत। आपका अगला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बीओसी के पद समाप्त कर दिया गया। आप ध्यान रखना, ये दोनों पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह जो है 15 सदस्यीय भारत के सचिव पद का सृजन किया गया। अब नाम है भारत का सचिव पद, इसका मतलब ये नहीं था कि उसका अध्यक्ष भारतीय बनेगा, ब्रिटिश ही रहते थे। ठीक है, नाम के लिए यहां रख दिया भारत का सचिव। ठीक है, सृजन किया गया जिसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इसका जो है वेतन वो भारतीय राजस्व से ही देते थे। ठीक है, वो थे ब्रिटिश का सदस्य, लेकिन वेतन जो है भारत के ही राजस्व से उसको देते थे। ठीक है, अगला है
कि अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ध्यान रखना, इसी के तहत 1858 अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय कहे जाने लगा। और इसी के तहत जो है भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी के तहत जो है भारत के प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय को कानून बनाने की शक्ति दी गई। बॉम्बे और मद्रास प्रांत को पुनः विधि बनाने का अधिकार दिया। ठीक है, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रांत को जो है पुनः कानून यानी विधि बनाने का अधिकार दिया। अगला है कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। याद रखना, यानी अध्यादेश की बात जो है ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के तहत आपका बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1862 में। आगे देखते हैं, आगे आपका है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, इसमें जो आपका निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी और निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला आपका है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसी के नाम कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। अब देखो इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसी पॉइंट से प्रश्न आते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू किया गया था? ठीक है, ये किताब का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत यानी मार्लो मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, तो इसी कारण से आपको याद होगा, इसी कारण से जो है लॉर्ड मिंटो को जो है ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान के असली जन्मदाता कहा था, इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि इसका बीज जो है यहीं पर बोए थे, क्योंकि ये मुसलमानों की जो है ना पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो मुसलमान जो है वो हिंदू से थोड़ा सा लगाव उसको हट जाते हैं। ठीक है, यहीं से बंटवारा स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहीं से, इसीलिए जो है ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है लॉर्ड मिंटो को जो है वो कहा था कि पाकिस्तान का असली जन्मदाता वही है, क्योंकि बीज यहीं से बोए थे। अगली पॉइंट है कि बजट पर बहस करने के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु मत देने का अधिकार नहीं मिला। बजट पर बहस कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन उस पर वोटिंग आप नहीं कर सकते। अगला आपका है कि मार्ले, देखो मार्ले कौन थे इसमें? ये भारत के सचिव थे मार्ले। मिंटो कौन थे? तो वायसराय थे आपका मिंटो। ठीक है, देखो तो मार्ले ने मिंटो से कहा, ये भी प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्ले ने मिंटो से कहा था, मार्ले मिंटो सुधार है, मार्ले ने मिंटो से कहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। देखो कितने पहले कह देते, मार्ले ही कहे थे, मार्ले ने मिंटो से कहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल जो हम स्थापित कर रहे हैं ना, वो हम क्या करें? नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक है, जो इसका फल जो है भीषण होगा, और इसका फल भीषण हुआ ही आजादी के समय क्या हुआ? भारत का बंटवारा हो गया, भारत का बंटवारा हो गया इसी धर्म के आधार पर ना। ठीक है, तो इसीलिए कहा था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि ये जो आपका लॉर्ड मिंटो है ना, मिंटो पाकिस्तान का असली जन्मदाता वही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मार्ले ने मिंटो से क्या कहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। अगला है के एम मुंशी ने क्या कहा था? के एम मुंशी ने कहा कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोंट दिया। तो बस ध्यान रखना है, और इस एक्ट को हितैषी निरंकुशतावाद की संज्ञा दी गई। गांधी ने क्या कहा?
देखो गांधी ने क्या कहा, गांधी का सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट, यानी सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। ठीक है, सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट किसको कहा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा था। किसने? महात्मा गांधी। अगला है कि गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बनते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कि गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका यही बनता है कि यानी प्रांत में द्वैध शासन किसके तहत लगा था? तो प्रांतों में द्वैध शासन आपका इसी के तहत लगा था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ये प्रश्न आपका सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। तो देखते हैं, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और भारत का सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, इसलिए कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत का वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस एक्ट के तहत प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये ध्यान रखना, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से होते हैं? ये आपको होते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। अब देखो, यहाँ पर इसी एक्ट के तहत जो है ना, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। पॉइंट क्या है कि पहली बार जो है भारत में महिलाओं को सीमित मताधिकार मिला आपका पहली बार आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, और ध्यान रखना, और सर्वप्रथम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है महिलाओं ने वोट किया था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी चुनाव में। और ध्यान रखना अगला पॉइंट कि ली कमीशन यानी ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है। ठीक है, ली आयोग के सिफारिश पर जो है 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है। ठीक है, और प्रांतों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस पॉइंट से आपका बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला आपका है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं, और ये आपका लास्ट अधिनियम है, इसको ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं, और केंद्र में द्वैध शासन लागू करते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं कि किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था? तो 1935 अधिनियम के तहत। और किस एक्ट के तहत जो है आपका प्रांत से द्वैध शासन समाप्त हुआ था? तो क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की, इसके तहत वार्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत संघ सूची, राष्ट्र सूची और संपत्ति सूची को अलग किया गया। संघ के अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को सौंप दी। तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, संपत्ति सूची यहाँ पर बना, लेकिन इसमें जो आपका अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास आ गया? आ गया आपका गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, और इसके तहत जो है विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, और इसके तहत जो है सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए, और संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित। आगे देखो, आगे कौन क्या कहते हैं इसके बारे में। इस अधिनियम को नेहरू ने क्या कहा? नेहरू कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तथा दास्ता का अधिनियम पत्र कहा था। ठीक है, इन्हें नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, नेहरू ने कहा था कि जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, हमें एक ऐसे कार दी गई है,
ठीक है, ऐसे कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ये बात कहा था नेहरू ने। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है। अगला है, जिन्ना क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहा, इस एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कह के अस्वीकार कर दिया। सरा हुआ एक्ट कहा था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और यह अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ। यह अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ। ठीक है, ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसे आपको याद रखना है। और आपको अगले क्लास में जो है आपको इसी से संबंधित जितने भी आपका एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तब आप देखना कि कितने क्वेश्चन जो है बीपीएससी इस टॉपिक से पूछा है और कितने क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। ठीक है, तो आपका अगले क्लास में हम इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आप मान कर चल सकते हो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सोच लिए आपका कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।